डबल चमक। योजना एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले योगी, सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य, अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। एससी के फैसले पर अखिलेश यादव ने सरकार पर कसा तंज, बोले गैराज में खड़ा होगा बुलडोजर, अब किसी का नहीं टूटेगा घर, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा। अयोध्या में भगवान राम के तिलकोत्सव की तैयारी, 18 नवंबर को तिलकोत्सव का होगा भव्य आयोजन। भव्य तिलकोत्सव कार्यक्रम को लेकर जनकपुर से राजमहल भेजी जाएगी सामग्री। प्रयागराज में छात्रों का आंदोलन जारी, तोड़फोड़ और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 10 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर, छात्र आंदोलन पर डटे। बस्ती में डीएपी न मिल पाने से किसान परेशान, अधिकारियों ने दिलाया जल्द समाधान का भरोसा, बोले नहीं बढ़ने देंगे दाम, नहीं होने देंगे कालाबाजारी। और मेरठ में पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर की छात्रा कांति ने किया सुसाइड, हॉस्टल के कमरे में चुनरी से लगाई फांसी। बिहार के सीतामढ़ी की रहने वाली थी छात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सोनभद्र से। अहम खबर जहां पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को फलिता लग रहा है। निर्माण होने के बाद 15 वर्ष से स्वच्छ शौचालय में ताला लगा है। शौचालय निर्माण पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी ताला लगा हुआ है। शौचालय का उपयोग न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं लोग, जिसको लेकर नाराजगी भी लोग जता रहे हैं। नव सृजित अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र से जुड़ा यह पूरा मामला। तो सोनभद्र से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शौचालय का उपयोग न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लाखों के बजट से इस शौचालय का निर्माण किया गया। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण होने के बावजूद अब इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर ताला लटका नजर आ रहा है। तो निर्माण के बाद से इस पर ताला लटका नजर आ रहा है। लोग इस शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर, जहां दबंगों ने बुजुर्ग पर जानलेवा हमला किया। एक सप्ताह में बुजुर्ग पर दूसरी बार हमला दबंगों ने किया है। दबंगों के हमले से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुआ है। बुजुर्ग को लहूलुहान हालत में मौधा सीएचसी में भर्ती कराया है। तो मौधा सीएचसी में बुजुर्ग को भर्ती कराया गया है। दबंगों ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है और परिजनों के अनुसार पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने एहतियाती कर ली है और पुलिस का कहना है कि कम्हारिया मेला खत्म होने के बाद कार्रवाई करेंगे। तो मोधा कोतवाली क्षेत्र के माचा गांव का यह पूरा मामला है। तो एक हफ्ते में 2 बार, दूसरी बार फिर से दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला किया है। हमीरपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों ने बुजुर्ग पर हमला किया। एक हफ्ते में 2 बार बुजुर्ग पर दूसरी बार यह हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। पुलिस की कार्रवाई न होने से पुलिस ने महज मुकदमा दर्ज करने के बाद एहतियाती कर ली और पुलिस का कहना है कि कम्हारिया मेला समाप्त होने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां चोरों ने घर में घुसकर लाखों की संपत्ति पार की है। मोबाइल, नकदी व सोने चांदी के जेवर ले उड़े हैं चोर। आपको बता दें, छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने उत्पात मचाया है। गृहस्वामी के अनुसार छत के रास्ते से चोर घर में घुसे और उन्होंने उत्पात मचाया। पीड़ित ने डायल 112 को फोन कर जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। सुबेहा थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव का पूरा मामला है। तो बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ने डायल 112 को फोन कर इसकी जानकारी दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। सुबेहा थाना क्षेत्र के हरचंदपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां चोरों ने लाखों के माल को पार किया है। चोरों ने घर में घुसकर लाखों की संपत्ति पार की है। बाराबंकी से खबर आपको दिखा रहे हैं। मोबाइल, नकदी व चांदी सोने के जेवर ले उड़े हैं चोर।
छत के रास्ते चोरों ने घर में प्रवेश किया और घर गृहस्थी का जो भी सामान था वो चोरों ने पार किया। रुक रही है अगली खबर का। यूपी के कानपुर में आगामी 20 नवंबर को सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के पक्ष में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रचार किया। जनसभा का आयोजन कानपुर के जीआईसी मैदान में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सीसामऊ उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव को विशेष परिस्थितियों में कराया जा रहा है और इसे जबरन चुनाव करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस उपचुनाव का कारण झूठे मुकदमों का खेल है और ये चुनाव उन पर लगाए गए फर्जी आरोपों का परिणाम है। अखिलेश ने इरफान सोलंकी पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने का आरोप लगाया और कहा कि इरफान और उनके परिवार ने इसका सामना किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करता हूं और उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम आज उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होगा, अब किसी का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर अनडेमोक्रेटिक है। बुलडोजर डर का प्रतीक है, डर का प्रतीक और अन्याय का प्रतीक नहीं हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, बधाई देना चाहता हूँ सबको जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है और इसके बाद कम से कम सरकार को रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। और सोचिए कोर्ट में ये बात कही जाए कि अपना घर हो अपना आंगन हो। ये सरकार घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा डिवाइड एंड रूल। जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीसामऊ उपचुनाव को लेकर ग्वालटोली में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभा पर एक बार फिर तंज कसा। अखिलेश यादव की जनसभा में खाली कुर्सियों को लेकर उन्होंने कहा कि वहां कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन यहां पर कुर्सियां कम पड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि सीसामऊ सीट पर गुंडे को टिकट न दें तो यहां उपचुनाव नहीं कराना पड़ता। 22 वाला मौका 24 में फिर मिला है, पूरी तरह से बदला लेना है। डिप्टी सीएम ने यह बात कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि लखनऊ तक चर्चा है कि सपा की लुटिया डूबने जा रही है। सपा की साइकिल को पंचर कर जनता उसे सैफई के गैराज में भेजना चाहती है। सभा मुखिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सारे अपराधी गुंडों के मुखिया अखिलेश यादव हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद कानपुर में कभी दंगा नहीं हुआ, अब गुंडागर्दी की राजनीति नहीं हो रही है और विकास और सुशासन की राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें जीतने के बाद उन्हें अहंकार हो चुका था, लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद गुब्बारे की हवा जो है वो निकल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सपा की नैया को डुबोने का यही समय है। डिप्टी सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी हमारी सरकार बनने जा रही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा बुधवार को खाद के भंडारण की स्थिति तथा किसानों को की जा रही आपूर्ति की स्थिति देखने के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न खाद विक्रय केंद्रों पर आए हुए किसानों से बातचीत की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने साधन सहकारी समिति मलौली गोसाईगंज लखनऊ तथा साधन सहकारी समिति सिवलर गोसाईगंज में भंडारण की स्थिति तथा आपूर्ति की व्यवस्था को देखा। उन्होंने विभिन्न खाद विक्रय केंद्रों पर आए हुए किसानों से बातचीत भी की। कुछ बोलने की जी, वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे उनकी बातों को। सर जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से निरीक्षण किया गया है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर अयोध्या से, जहां अयोध्या पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण ने भाजपा पर निशाना साधा है। पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वहीं लोग आपस में बोल रहे हैं, बाकी मीडिया दिखा रही है। प्रयागराज में परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है तो 1 डे 1 शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा रही है। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार बच्चों की बात माने। बच्चे बैठे हैं, बच्चियां भी बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, देश का भविष्य बैठा है। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां न होती तो उनके बीच में जाकर वहीं सड़क पर बैठता। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, जहां नेता वोट चाहते हैं वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराए। पेपर लीक होता है और बच्चों के भविष्य का ये सवाल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर पर आए फैसले पर चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सरकार की जो गलत नीतियां थी, तानाशाही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सबक सिखाया है। जी, वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे हैं उनकी बातों को। सर जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, क्या कहेंगे उस पर? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है तो 1 डे 1 शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही। बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है। मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहाँ नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। अगली खबर अयोध्या से, जहां प्रतिवर्ष अयोध्या में राम विवाह का आयोजन धूमधाम से किया जाता है, लेकिन इस वर्ष पहली बार प्रभु राम के तिलकोत्सव का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जनकपुर से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे और तिलकोत्सव का कार्यक्रम में शामिल होंगे। विवाह पंचमी के दिन आयोजित होने वाले प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अयोध्या से बड़ी संख्या में साधु संत और अयोध्यावासी बाराती बनकर जनकपुर जाते हैं और विवाह पंचमी के विधि विधान के साथ माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न होता है। विवाहोत्सव से पूर्व इस बार प्रभु श्री राम के तिलकोत्सव का भी आयोजन होगा। जनकपुर से माता सीता के राजमहल से तिलक सामग्री भेजी जाएगी। प्रभु श्री राम की ससुराल जनकपुर से पहली बार 251 तिलकहरू 501 प्रकार के नेक सामग्री के साथ 16 नवंबर को चलकर 17 नवंबर को अयोध्या पहुंच जाएंगे और 18 नवंबर को तिलकोत्सव का आयोजन होगा। नेक में परिधान, आभूषण, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, मेवा, फल आदि शामिल होंगे। तिलकोत्सव को लेकर सभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। देखिए, ऐसा है, नेपाल के लोग आज भी वो जीवंत दृष्टांत पेश करते हैं कि जब राम जी यहाँ से बारात लेकर के गए होंगे राजा दशरथ जी, तो वो रीत रिवाज रस्म आज भी नेपाल के लोग मान रहे हैं। और जनकपुर से जब राम के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो इतने लोग आए, 500 लोग आए थे, महिलाएं पुरुष आए थे और इतना सामान लेकर के आए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिले में संचालित महिला स्वयं सहायता समूह के आर्थिक पोषण के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया है। फतेहगढ़ ऑफिसर्स क्लब में आयोजित इस कैंप में 1044 स्वयं सहायता समूह को 62.64 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट CCL स्वीकृत की गई है। मुख्य विकास अधिकारी
ने समूहों के आर्थिक संबल से महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि की बात कही। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण की दृष्टि से ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किए गए महिला स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न बैंकों द्वारा CCL आवंटित की गई है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक ने 634 समूहों को 38.4 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया ने 276 समूहों की 16.56 करोड़, भारतीय स्टेट बैंक ने 72 समूहों को 4.3 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक ने 22 समूहों को 1.32 करोड़ और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 14 समूहों को 84 लाख रुपए CCL लिमिट प्रदान की है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाली महिला के पुत्रों व कादरी गेट थाने में तैनात दीवान में देर शाम सड़क पर जमकर मारपीट हुई। कुर्सियां चलने से दोनों लोगों को चोटें भी आईं। मारपीट होते देख सब्जी मंडी में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। पुलिस ने दोनों घायलों को लोहिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले गए, जिसमें उनके नशे में होने की पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि कादरी गेट निवासी मुन्नी देवी थाने के निकट ही फुटपाथ पर बैठकर आलू बेचती है। आसपास सब्जी की दुकानें हैं। शाम को थाने में तैनात दीवान सत्येंद्र सिंह वहां किसी काम से पहुंच गए। मुन्नी देवी के पुत्र रंजीत राठौर और उनके भाई से सत्येंद्र का पहले से ही परिचय था। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस पर दीवान सत्येंद्र सिंह ने रंजीत पर कुर्सी से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। उसके बाद रंजीत व उनके भाई ने भी दीवान के साथ मारपीट की। कुछ तो बात अम्मा भाई हुई है, कुछ हुई बात ना है। हमारे चाय बीच गंगा हमारी कसम कुछ हुई भाई झगड़ा। अच्छा अम्मा का आलू लगाते हैं हम लगाओ तो आलू पे नहीं लगाओ। अच्छा कादरी गेट हाँ क्या नाम बेटा का नाम है अम्मा इधर माता बेटा क्या नाम है आपके रंजीत रंजीत हाँ झगड़ा किस बात को लेकर वो कुछ है आप खड़े रहो ये भैया रो रहे थे, सड़क पड़े थे। हाँ। दीवान जी मार रहे थे तो उनके भाई ने भी उन्हें मारो। जब उन्हें मारो उन्हें तो फिर इनकी भी चोट, गन्ना की चोट लगी है। भाव में थोड़ी चोट है, गन्ने की चोट है, बाकी कोई चोट नहीं है। अच्छा। बाकी इनके चोट है सर में, कुर्सी लकड़ी की चोट है, इनके ज़्यादा चोट लगी है। तो लकड़ी की चोट है वो अब पत्थर में होने भैया, इनकी गन्ना की चोट। अब ये तो ड्रामा कर रहे हैं। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर BK सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने आपको बता दें श्रृंगी रामपुर गंगा घाट पर पहुंचकर कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले स्नान व मेला क्षेत्र की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया है। जिलाधिकारी ने गंगा के तट पर गोताखोर, वोट, नाविक, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराने के उप जिलाधिकारी सदर रजनीकांत को निर्देशित किया। गंगा घाट पर रास्ते में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था कराने के लिए जनरेटर लगाने व अनाउंसमेंट सिस्टम लगाने के लिए निर्देशित किया है। कार्तिक पूर्णिमा के पर्व पर श्रृंगी रामपुर में वन वे व्यवस्था लागू रहेगी, जिसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से रूट डाइवर्ट किया गया है। खुदागंज की तरफ से श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे और रजीपुर की तरफ से वापस आएंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज निवासी प्रमुख व्यापारी नेता सुबोध कुमार गुप्ता उर्फ मनसा राम को उत्तर प्रदेश उद्योग और व्यापार संगठन के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा संगठन का फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर व्यापारियों में भारी हर्ष की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का जिलाध्यक्ष मनोनीत होने की जानकारी मिलते ही तमाम समर्थकों, व्यापारियों व इष्ट मित्रों द्वारा संगठन के मनोनीत जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता उर्फ मनसाराम को बधाई दी। उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल के निर्देश पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल द्वारा
कायमगंज निवासी सुबोध कुमार गुप्ता उर्फ मनसाराम को उद्योग व्यापार संगठन का फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। मनोनीत होने के उपरांत संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल द्वारा नव मनोनीत जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता उर्फ मनसाराम को मनोनयन पत्र प्रदान कर तत्काल ही कमेटी गठित कर व्यापारियों के हितों की रक्षा करने तथा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन को मजबूत करने हेतु सहयोग प्रदान करने के लिए निर्देश किया गया। व्यापारियों के बीच में रहे, उनकी समस्या सुने, उसका समाधान करें, जो नहीं उसका हमको बताएं, क्योंकि आज व्यापारी नेतृत्व विहीन है। इसमें गलती किसी की नहीं, व्यापारी खुद है, तो वो नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं। ये जागरूकता की कमी है। तो मुझे उम्मीद है कि वो जागरूकता पैदा करेंगे और वो आगे बढ़े। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोएडा से, जहां पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर द्वारा नवंबर 2024 को यातायात माह के रूप में मनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और आम जन को सहायता यातायात के नियमों के बारे में जागरूक करना है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 3 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यातायात जागरूकता, आमजन को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना और सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाना। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से कार्रवाई करना। इस अभियान के तहत जनपद के विभिन्न स्कूल, कॉलेज, मुख्य चौराहों, ट्रांसपोर्ट यूनियनों और विभिन्न वाहन चालकों को नियमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखिए, ट्रैफिक डायरेक्टरेट और डीजीपी साहब के निर्देशन में इस वक्त नवंबर माह में हमारा यातायात माह का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तरह तरह के गतिविधियां और कैंपेन्स हमारे लगातार चल रहे हैं। इसी क्रम में हमारे द्वारा जो एनालिसिस की गई, उसमें पाया गया कि अर्बन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में, दिल्ली एनसीआर में तथा अन्य क्षेत्रों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग, रॉन्ग लेन ड्राइविंग, रॉन्ग कट को लेना, रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस वे पर चढ़ना और उतरना, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हमारे हो रहे हैं। इस एनालिसिस के आधार पर ये पाया गया कि 4 पहिया वाहनों के द्वारा मैक्सिमम ये रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है और इसमें उनको अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर हमारा एक मैसेज शूट कराया गया है, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि उनकी ज़िंदगी कितनी बहुमूल्य है। इस अवेयरनेस कैंपेन का जो टाइटल है वो बी सेल्फिश है। हम जनता से अपील करते हैं कि जब वो सड़क पर चलें तो कुछ सेकंड्स के लिए जब वो रॉन्ग लेन लेने के लिए टेम्प्ट हों। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर जालौन से है, जहां सूचना के अधिकार का जिला कार्यशाला का कांग्रेस ने आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आरटीआई चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें कटेंगे तो पटेंगे के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि काटने और बांटने की भाषा गली के गुंडे की भाषा है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों को भगवान से भी ऊपर का दर्जा होता है, उन्हें काटने और बांटने की भाषा नहीं शोभा नहीं देती है। कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन कब कटेगा और कब बटेगा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले काटने और बांटने की बात करने लगे हैं। काटने और बांटने की बात छोड़कर जनता के हितों की बात करिए, ताकि इतिहास आपको अच्छे नेता के रूप में याद कर सके। कांग्रेस का सिर्फ एक ही नारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। और जिन साथियों ने भी में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इन सभी को एक सम्मान पत्र दिया जाएगा, जो वाराणसी में अंतिम वर्कशॉप में दिया जाएगा, कार्यशाला में दिया जाएगा। अभी आप कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, कुछ ऐसे गुंडे जैसे एक अल्फाज आपने बयान किया था, क्या था ये? नहीं, ये मेरा बयान नहीं रहा। अच्छा। हम लोग कांग्रेसी हैं, हमारा बयान एक नहीं, गली के गुंडे जैसे बयान लोग दे रहे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि इस तरीके की भाषा अगर कोई बोल रहा है तो जाहिर बात है एक सामान्य आदमी यही सोचेगा ये कोई गली का गुंडा बोल रहा है। अच्छा। यही लगेगा कि ये व्यक्ति साधु तो नहीं हो सकता, ये तो तय। बाकी क्या है ये मुझे नहीं मालूम।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर इटावा से, जहां भोगनीपुर प्रखंड निचली गंगा नहर के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार के ऑफिस में इस कदर दबंगई हुई कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सभी महिला स्टाफ तथा कुछ 4th क्लास स्टाफ अधिशासी अभियंता राकेश कुमार से मिलने गया और अपनी बात रखनी चाहिए तो वो भड़क गए और महिलाओं को गाली गलौज करते हुए अपने खास कैशियर सुनील कुमार से सभी को धक्का मारकर ऑफिस से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। उसी वक्त महिलाओं तथा स्टाफ से नोकझोंक शुरू हो गई। अधिशासी अभियंता की बदतमीजी और गाली गलौज के चलते हेड क्लर्क कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी पुष्पा राजन बेहोश हो गई और अपनी कुर्सी से नीचे गिर गई, जिन्हें स्टाफ ने आनन फानन में जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई। अधिशासी अभियंता के इस बदतमीजी के रवैये से समस्त स्टाफ धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। स्टाफ के लोगों ने बताया कि अधिशासी अभियंता एक दबंग किस्म का व्यक्ति है जो आए दिन स्टाफ से दबंगई करता है। दबंगई के चलते ही इन्होंने अभी हाल में ही बिना ट्रांसफ़र सीजन के 5 से 7 कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया था, जिससे क्षुब्ध 4th क्लास के कर्मचारी इनसे नाराज थे। इनसे मैंने माधव, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे तो माधव ने इसने जाकर के शिकायत हम के वो तुम फाइल लेके जाओगे पैड लेके, तो बोला कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना मैं फाइल लेके जाऊँगा, ना मैं सिर्फ घंटी सुनूंगा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि तुम पैड लेके जाते हो, तुम यहाँ पर मतलब पैड देखते हो यहाँ पे बेंच पे बैठ करके तब अंदर लेके जाते हो। बस इतनी बात हुई। इसके बाद ये साहब निकले अंदर से अपने आवास में से, तो साहब से इसने शिकायत कर दी मेरी जाकर के। साहब ने मुझे अंदर बुलाया, मैं अंदर गई साहब के पास, तो साहब ने मेरी कोई नहीं सुनी। मुझे यहाँ पर आकर डांटने लगे, बोले मैं आपकी कोई नहीं सुनूंगा, आप बहुत बड़ी नेता बनती हैं और निकलिए यहाँ से। यहाँ पर आकर के निकलने के लिए बोले निकलिए यहाँ से, इनका चार्ज हटाइए। कैसर बाबू से कहा, एक्शन ने कहा जी। पहले जो माधव से कहा गया कि माधव जी डांक अखबार लेके जाता है, उससे डांक ले जाने कहा गया, तो उसने पहले जो डांक ली और फिर पैड देखा उसमें कौन सी डांक है, तब बड़े अखबार लेके, बड़ा मुश्किल से लेके गया। कोई डांक यहाँ से लेके नहीं जाता है। और फिर जब मैडम कहा इससे, मैडम आप ज़्यादा परेशान नहीं किया करो, हम यहाँ कोई काम नहीं करेंगे, बड़े साहब की केवल घंटी सुनेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं करेंगे। ये किसने कहा? ये उसने कहा, माधव ने। माधव क्या पोस्ट पे है? माधव कौन है? मेट। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक है डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक।